हेलो सभी को, मैं एक गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्या राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था में शुरू कर चुके थे हम क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट और इससे संबंधित अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37 को हम देख चुके थे। ठीक है, आज हमको देखना था आर्टिकल 38 दोस्तों, अनुच्छेद 38 देखना था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। दोस्तों, आर्टिकल 38 का सब क्लॉज जो 1 है, सब क्लॉज क्या है 1 है, यानी उपबंध जो कि है पहला, उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हेतु प्रयत्न करना। सबसे पहले समझिए, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। राज्य जब कोई भी कानून बनाता है तो वो राज्य को दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? राज्य को दिशा दिखाने का कार्य करता है। वही ये कह रहा है कि जब राज्य कोई कानून बनाएगा तो कैसा बनाएगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे। ठीक है, क्या बोलता है, क्या निर्देश देता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व? राज्य को क्या निर्देश देता है? वो निर्देश देता है कि जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो वह ऐसी व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराए। ठीक है, दूसरा इसी का सब क्लॉज दूसरा दोस्तों, वो कहता है कि आय, प्रतिष्ठा और अवसर, आय, प्रतिष्ठा और अवसर में जो असमानताएं हैं, क्या है? असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। किसको? आय, प्रतिष्ठा और अवसर में जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेगा। यानी वो प्रयास करेगा कि कोई ज्यादा गरीब ना रहे, कोई ज्यादा अमीर ना रहे, सब मिक्सअप रहे। प्रतिष्ठा और अवसर की, यानी कोई अगर जॉब निकली है तो उसके लिए असमानताएं उपलब्ध नहीं कराएगा, असमानताएं दूर करके वो सबको एक समान अवसर क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। ये क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, ये था आर्टिकल 38। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 39। कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 39 में क्या है दोस्तों? तो राज्य के लिए कुछ अनुसरणीय तत्व हैं। ठीक है, कुछ बातें लिखी हैं जिनका राज्य को हमेशा ही अनुसरण करना है, और राज्य की परिभाषा हम आपको ऑलरेडी ही बता चुके हैं कि राज्य आखिर है क्या। ठीक है, तो राज्य के कुछ अनुसरणीय तत्व रहेंगे। क्या रहेंगे? तो पहला कहता है, यानी क्या, स्मॉल ए। देखिए सब क्लॉज, जैसे ये पहला है सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। ठीक है, उसी तरह से सब क्लॉज ए कहता है कि स्त्री एवं पुरुष, किसको? स्त्री एवं पुरुष को दोनों को कार्य दिलाने के लिए राज्य क्या करेगा? प्रयास करेगा। स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए कार्य की व्यवस्था कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ये कहता है आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ए। ठीक है, फिर इसी का सब क्लॉज 2 कहता है, ठीक है, यानी बी, सब क्लॉज बी, वो कहता है कि जो संसाधन होंगे, जो भौतिक संसाधन होंगे, उनका उचित वितरण किया जाए, या उचित वितरण करने का प्रयास कौन करेगा? तो राज्य करेगा। भौतिक संसाधनों का उचित वितरण। ठीक है, इसी से संबंधित दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय पे संपत्ति के कानून बनाए गए थे और उन्हें 9वीं अनुसूची में डाला गया था, जिसके तहत बड़े लोगों की जमीनों को जब्त करके और छोटे लोगों में बांटा जा रहा था। क्योंकि क्या कहता है ये कि राज्य जो है वो भौतिक संसाधनों के उचित वितरण का प्रयास करेगा। ठीक है, और पहला क्या कहता है कि स्त्री एवं पुरुष को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ठीक है, फिर इसी का सब क्लॉज 3, यानी कि सी, स्मॉल में है। ये सारे ध्यान रखना है आपको, किसमें है? स्मॉल में है, यानी ये मूल संविधान से ही हमारे संविधान का हिस्सा है। जब हम कैपिटल ए की बात करते हैं या कैपिटल बी की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो बाद में संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं।
ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल ABC, यानी जो कि मूल संविधान में शुरू से हैं। तो तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि राज्य जो है वो संसाधनों के विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा, संसाधनों के विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा ना होने पाए कि जो राज्य के संसाधन हैं वो एक समूह में या कुछ ही लोगों को प्राप्त हो, बाकी लोग उससे वंचित रह जाएं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर उनका संकेंद्रण हो। तो राज्य को यह निर्देश दिया गया कि राज्य जब भी कोई नियम या कानून बनाता है तो वो ऐसा बनाएगा जिसमें संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात हो, ना कि संसाधनों के केंद्रीकरण की। ठीक है ना, क्योंकि एक ही जगह रह जाएंगे तो आधे से ज्यादा लोग तो गरीब ही रह जाएंगे। ठीक है ना, वैसे भी हमारे भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, ठीक है, भौतिक सुविधाओं से क्या है? लैस है। ठीक है, भौतिक सुविधाओं से लैस है। फिर है इसी का सब क्लॉज डी। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो एक आजीविका उपलब्ध कराने का प्रयास किया राज्य, और अगर आजीविका उपलब्ध हो गई तो अब क्या होगा कि स्त्री एवं जो पुरुष हैं उनके स्वास्थ्य कामकाज के दौरान जो स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी वो दिलाने का प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। और क्या करेगा? तो बच्चों का शोषण ना हो, क्या ना हो? बच्चों का शोषण ना होने पाए, इसकी भी व्यवस्था राज्य को करनी है। कब? आर्टिकल 39 के सब क्लॉज डी के द्वारा। ठीक है, सब क्लॉज डी के द्वारा ये राज्य को निर्देश दिया गया। ठीक है, फिर है सब क्लॉज 5 यानी सब क्लॉज ई। ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है, ठीक है, ये क्या कहता है कि जो ये बच्चे हैं इनका शोषण तो ना हो पाए। ये बात हो गई कहां दोस्तों? तो ये बात हो गई सब क्लॉज डी में। ये क्या कहता है कि बच्चों के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ठीक है, राज्य करेगा। क्या? बच्चों के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आर्टिकल 38 और 39 ये थे हमारे हूबहू ऐसे ही थे किसमें? मूल संविधान में। किसमें थे? मूल संविधान में। ये दोनों ही आर्टिकल दोस्तों एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जो कि कल्याणकारी राज्य का पर्यायवाची मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कल्याणकारी राज्य का पर्यायवाची मानी जाती है। और इन्हीं दोनों आर्टिकलों के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है तो माना जाता है कि वो उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या हुआ कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और किन अनुच्छेदों के आधार पर? तो आर्टिकल 38 और 39 के आधार पर। ठीक है दोस्तों, फिर हुआ ये दोस्तों कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा संविधान बना और जैसे जैसे हम उसको आगे बढ़ते गए तो हमारे संविधान में कुछ संशोधन हुए। उन्हीं संशोधनों के आधार पर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 39 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया का ये कैपिटल ए है। कैसा ए है? कैपिटल ए है। मतलब ये हुआ कि ये बाद में संशोधन के द्वारा जुड़ा है। अभी जो आपको मैं इसके पहले बताया वो सारे स्मॉल लेटर में थे, यानी कि वो मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ना कि ऐसा हो कि उस वही कार्य अगर महिला कर रही है तो उसको कम अमाउंट दिया जाए, या वही कार्य पुरुष कर रहे हैं तो उनको ज्यादा अमाउंट दिया जाए। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। राज्य जो है वो ये हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए कि वो समान कार्य के लिए समान वेतन दे। ठीक है, और दूसरी बात क्या हुई? तो निःशुल्क विधिक सहायता की बात हुई। किसकी बात हुई? निःशुल्क विधिक सहायता की बात हुई। ये क्यों हुआ दोस्तों? तो देखिए कि हमारे देश की करीब 60 से 70% आबादी अभी भी किसान कृषक वर्ग से है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो जब भी ऐसे इनके द्वारा कोई केस किए जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में केसेस की यानी न्यायालय में लंबी प्रक्रिया होती है, यानी एक केस करीब 8 से 10 साल चलता है। उस बीच में चाहे गरीब व्यक्ति हो उसका कम से कम 50-60 हजार रुपए उस केस में चला जाता है, फ्री में वेस्ट हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि केसों में वकीलों की फीस थाने में देना यानी बहुत सारा पैसा अनावश्यक रूप से वेस्टेज हो जाता है। और इस वजह से कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई गरीब व्यक्ति केस ही नहीं करता है, इस वजह से कि अगर कोर्ट गए तो करीब पैसा तो वेस्ट होगा, टाइम तो वेस्ट होगा ही, हमारा धन भी वेस्ट होगा। तो कई गरीब लोग जो उनके ऊपर शोषण होता है उसको बर्दाश्त करते रहते हैं और क्या नहीं करते, कोई केस नहीं करते। ठीक है, तो संसद ने यह व्यवस्था की कि हम एक ऐसी विधिक हेल्प का निर्माण करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति हो उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सके। यानी अगर कोई गरीब व्यक्ति हो और चाहे अमीर व्यक्ति भी उस सहायता का लाभ लेना चाहता है तो वो न्यायालय में जाए। न्यायालय में एक चैम्बर होता है जहाँ पे सरकारी वकील रहते हैं और न्यायालय के द्वारा ही वो उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि आपका केस निःशुल्क रूप से क्या हो सके, लड़ा जा सके। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे हुई है, ये बात हुई है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बार बार कहता हूं राज्य के नीति निदेशक तत्व मौलिक अधिकार नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति को विधिक सहायता नहीं मिलती तो आप ऐसा भी नहीं कि आप कोर्ट पहुंच जाएं कि हमको ये सहायता नहीं दी गई है। ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली लास्ट वीडियो में कहा था कि नीति निदेशक तत्वों में लिखी गई किसी बात के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। न्यायालय का जब भी नाम आए आप सीधे कहिए जा ही नहीं सकते, तो बात खत्म। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे लिखी है दोस्तों, 39 का में ए में। किस कौन कौन सी बात, समान कार्य के लिए समान वेतन एवं निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। अब एक आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल 40। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 40। ठीक है, ये आर्टिकल बहुत ही फेमस आर्टिकल है और ये आर्टिकल जो है तो महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित भी है। किससे संबंधित है, महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित है। ये क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की व्यवस्था, स्थापना की व्यवस्था। ठीक है, राज्य को क्या करना होगा, तो राज्य को ऐसा करना होगा कि राज्य स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करे, यानी ग्राम स्तर पर एक सरकार की स्थापना की जाए। ठीक है, शासन का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। क्या हो, शासन का क्या हो, विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, क्योंकि गांधी जी का ऐसा मानना था कि कोई भी ऊपर लेवल पर बैठ के गांव की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। एक गांव का व्यक्ति ही जानता है कि मेरे गांव में क्या समस्याएं हैं। तो अगर आपको एक अच्छा सुशासन, एक अच्छा लोकतंत्र बनना है तो आप ऐसा कीजिए कि आप पंचायतों को सारे अधिकार, उनके शासन से संबंधित अधिकार दे दीजिए। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे लिखी गई, आर्टिकल 40 में। और इसी के आधार पर दोस्तों 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों की स्थापना हुई। ठीक है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती शासन, ग्रामीण शासन की व्यवस्था किसमें हुई, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। और 74 के द्वारा नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की व्यवस्था हुई, यानी नगरीय स्वशासन की बात हुई। नगरीय स्वशासन की बात हुई किसके आधार पर दोस्तों, तो इसी आर्टिकल 40 के आधार पर, इसी आर्टिकल 40 के आधार पर। ठीक है, फिर है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 याद रखिएगा, जो आज की डेट में पंचायती राज है उसका पूरा बेस कौन सा है, तो आर्टिकल 40 राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, फिर है आर्टिकल 41 दोस्तों, ये कहता है कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं अथवा बुढ़ापा में काम का अधिकार, काम का अधिकार। ठीक है, कुछ दशाओं बुढ़ापा में कार्य का अधिकार, यानी ये बात क्या करता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी कि कुछ मनोचित दशाएं, यानी जैसे कोई विकलांग है, ठीक है, अशक्तता वाला व्यक्ति है, डिजेबल्ड व्यक्ति है, या कोई बुढ़ापे में पहुंच चुका व्यक्ति है, तो उसको कार्य के अधिकार यानी कार्य उपलब्ध कराने का प्रयास कौन करेगा, तो ये प्रयास राज्य करेगा। ये प्रयास कौन करेगा, तो ये प्रयास राज्य करेगा। ठीक है, फिर है क्या, आर्टिकल 42। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कार्य की न्याय संगत दशाएं होनी चाहिए। कैसी दशाएं होनी चाहिए, न्याय संगत दशाएं एवं मनोचित दशाएं होनी चाहिए, एवं मनोचित दशाएं होनी चाहिए।
यानी ये क्या कह रहा है कि जहां कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो जहां वो वहां का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो एक अच्छा वातावरण होना चाहिए। वो एक कोई भी व्यक्ति वहां पे इजीली वर्क कर सके, इस तरह का वातावरण वहां पर होना चाहिए। ज्यादा किसी पर दबाव ना दिया जाए। तो वही कह रहा है कि न्याय संगत दशाएं हों, विधि के अनुकूल दशाएं हों। ऐसा नहीं कि किसी कार्यस्थल में बंधुआ मजदूरी टाइप के कार्य चल रहे हों। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा? ये सारी व्यवस्थाएं राज्य करेगा। राज्य करेगा और क्या करेगा? तो मातृत्व अवकाश, कौन सा अवकाश? मातृत्व अवकाश की व्यवस्था करेगा। ठीक है, व्यवस्था करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई लेडी न्यू बेबी बॉर्न करती है तो उस समय पे उसे कुछ मंथ की मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराया जाता है। किसी स्टेट में ये 3 मंथ है, तो कहीं 6 मंथ, तो कहीं 12 मंथ। ठीक है, इस तरह से वो नई जो माँ बनी है उन महिलाओं को मातृत्व अवकाश की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जाती है। यह बात कहाँ पे लिखी है? तो आर्टिकल 42 में लिखी है। किसमें लिखी है? आर्टिकल 42। ठीक है, फिर है आर्टिकल 43 यानी अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 ये क्या कहता है कि निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए। निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए, यानी ये बात करता है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको ऐसा नहीं कि उसके कार्य से 10 गुना कम या कुछ कम उसको मजदूरी दी जाए। उसको जो भी मजदूरी दी जाएगी उसके काम के अनुसार दी जाएगी, ताकि उसका जीवन यापन अच्छे से चल सके। ठीक है, तो निर्वाह मजदूरी का प्रबंध है कहाँ पे? आर्टिकल 43। और यहाँ पे एक और बात लिखी है कि राज्य जो है तो निर्वाह मजदूरी की व्यवस्था तो करेगा ही, साथ ही कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा। कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना भी राज्य का एक दायित्व होगा। क्या होगा? राज्य का एक दायित्व होगा कि वो कुटीर उद्योगों का विकास करे। फिर दोस्तों, फिर हुआ इसमें संशोधन। आर्टिकल 43 में जोड़ा गया सब क्लॉज ए, और ये जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और इसमें क्या जोड़ा गया कि उद्योगों का जो प्रबंधन होगा, उस उद्योगों का जो प्रबंधन होगा, प्रबंधन में जो मजदूर हैं, उन्हें मजदूर हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उनकी क्या हो? भागीदारी सुनिश्चित हो। भागीदारी सुनिश्चित हो। ये बात कब हुई? अनुच्छेद 43 में, जब अनुच्छेद 43A जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, तब ये बात हुई कि उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और इसी के आधार पर दोस्तों, जो कहीं भी वर्क प्लेस होता है तो वहाँ पे मजदूर संगठन बनते हैं, और वहाँ पे मजदूर संगठन के चुनाव भी कराए जाते हैं। किसके द्वारा? तो उसी फैक्ट्री के द्वारा या उसी संस्था के द्वारा, क्योंकि ये राज्य को निर्देश देता है आर्टिकल 43 का ए कि राज्य ऐसी व्यवस्था कराए, राज्य ऐसी व्यवस्था कराए। ठीक है, फिर हुआ ये कि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अनुच्छेद 43 में ही आर्टिकल 43B नाम से एक और सब क्लॉज जोड़ दिया गया। और इसमें क्या कहा गया कि सहकारी समितियों की स्थापना का प्रयास करेगा राज्य। क्या करेगा? सहकारी समितियों की, सरकारी समितियों की स्थापना का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, सरकारी समितियों की स्थापना का प्रयास करेगा राज्य। और यह संशोधन कब हुआ? तो 2002 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ठीक है, तो सहकारी समितियों की स्थापना संबंधी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है? तो ये एक्ट है 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं शब्दशाह पॉलिटी, तो आपको इसी तरह से, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, आपको एक एक चीज लिखकर नोट्स बनाते चलना है। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम आर्टिकल 44 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, और हम फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को खत्म कर मूल कर्तव्यों में पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।